दोस्तों ये रियल काम सूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। इसके पहले अध्याय में उपरिष्टक रति का विवेचन किया गया है। मतलब पहले अध्याय में हमने उपरिष्टक रति पढ़ा था। ठीक है, आप पिछले सारे वीडियो देख सकते हो, रामायण महाभारत वेद पुराण के सब शुरुआत से देख सकते हो। इसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि पिछले अध्याय में उपरिष्टक रति का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में रथ के आरंभ में यानी शारीरिक संबंध संभोग के आरंभ में और रथ के अंत में यानी संभोग के अंत में क्या करना चाहिए इसके बारे में इस चैप्टर पे बोला गया है। इसका विवेचन करते हैं। यद्यपि प्रीति विशेष के निरूपण के अनंतर रथारंभ यानी रथ के आरंभ के विषय में चर्चा की जा चुकी है, मतलब पिछले चैप्टर पे, और यहाँ रथ की समाप्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तथापि प्रीति से संबंध होने के कारण ये यहाँ प्रथम आलिंगन आदि के विवेचन के अनंतर प्रकीर्णक न्याय से रथारंभ और अंत में रथावसान का विवेचन किया गया है। तो ये पढ़ने पर पता चलेगा। उनमें पहले रथारंभ के विषय में चर्चा करते हैं। नागरक अपने मित्रों और परिचारकों के साथ फूलों से अच्छी तरह सजाए गए सुगंधित द्रव्यों से सुवासित रति सदन में जाकर प्रसाधनों से सुसज्जित शयनीय वासगृह में स्नान करके स्वच्छ एवं सुवासित वेशभूषा से सुसज्जित अलंकृत थोड़ी सी मदिरा पी हुई नायिका के पास जाकर मधुर वचनों से पुनः मद्यपान के लिए निवेदन करें। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। वहाँ नायिका के दाहिनी ओर बैठ जाए, फिर दाहिने हाथ से उसके केशों को सहलाए, फिर आंचल को स्पर्श करे, फिर गांठ खोलने के लिए ग्रहण करे, फिर रति के लिए बाईं भुजा से आलिंगन करे जिससे वो उद्विग्न ना हो। आचार्य वात्स्यायन ने नागरिकों के लिए 2 वासगृहों का निर्देश किया है, यानी नागरिक मतलब नायक और नायिका। बाह्य प्रकोष्ठ और अंत प्रकोष्ठ। बाह्य प्रकोष्ठ को रति सदन कहा जाता था, जहाँ पर नायक नायिका के साथ रति क्रीड़ा किया करता था, इसलिए उसे रति क्रीड़ा सदन भी कहा जाता था। अंत प्रकोष्ठ को अंतपुर या निवास गृह कहा जाता था। वात्स्यायन के अनुसार, आचार्य ऋषि वात्स्यायन के अनुसार नागरक का रति सदन फूल मालाओं से अलंकृत एवं सुगंधित द्रव्यों से सुवासित और प्रसाधनों से सुसज्जित होता था। चतुर नागरक सुंदर वेशभूषा को धारण कर अपने मित्र और परिचारकों के साथ सुसज्जित रति सदन में प्रवेश करे और वहाँ नहा धोकर सुंदर और सुवासित वेशभूषा यानी कपड़े धारण करके थोड़ा सा मद्यपान यानी मदिरा पान की हुई कामिनी नायिका के पास जाकर पहले प्रिय वचनों से कुशल खेम पूछे यानी कुशल समाचार पूछे, फिर उससे पुनः मद्यपान करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद नायिका के दाहिनी ओर बैठकर अपने हाथों से उसके बालों को सहलाए, आंचल को हाथ से पकड़े, फिर उसकी नीवी की गांठ को खोलने के लिए धीरे धीरे हाथ बढ़ाए। उसके बाद अर्थात नीवी खोलने के बाद संभोग करने के लिए अपनी बाईं भुजा से उसे कसकर पकड़कर आलिंगन करे। इसके बाद पूर्व प्रेम प्रसंगों से संबंध हास परिहास के साथ अनुराग यानी प्रेम पूर्ण वचनों से उसकी पुनरावृत्ति करे और रहस्यमय एवं अश्लील वस्तुओं अर्थात किस्से कहानियों के संबंध में बातचीत करे यानी मूड बनाने के लिए। इसके बाद नृत्य के साथ अथवा बिना नृत्य के गाना बजाना आरंभ करें। फिर काम शास्त्रोक्त 64 कलाओं पर चर्चा करें। 64 कलाओं के बारे में पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। फिर मद्यपान कराकर उसे रति के लिए प्रोत्साहित करें। नायिका के अनुरक्त हो जाने पर पुष्प अनुलेप तांबूल आदि देकर मित्र और परिचारकों को विदा कर दे। फिर एकांत में पूर्वोक्त अनुराग बढ़ाने वाले आलिंगन चुंबन आदि के द्वारा उसे नायिका को उत्तेजित करे। उसके बाद नीवी की गांठ खोलकर आदिपूर्वोक्त विधि से संभोग के लिए प्रेरित करे और रति क्रीड़ा आरंभ करे। इस प्रकार रतारंभ प्रकरण समाप्त हुआ। आलिंगन करने के बाद
नागरक नायिका से अपने पूर्व प्रसंगों की चर्चा करे, हंसी मजाक करे, फिर अनुरागवर्धक प्रेम भरी बातों से उसे अनुकूल करे, फिर नायिका के साथ रहस्यमय और अश्लील बातों से बातचीत करे। इसके बाद नाचना गाना बजाना प्रारंभ करे, काम सूत्रक्त काम कलाओं की परिचर्या करे, फिर मद्यपान कराकर रति के लिए उसे प्रोत्साहित करें, फिर नायिका के अनुरक्त हो जाने पर मित्रों और परिचारकों को फूल माला तांबूल आदि देकर विदा कर दे। इसके बाद एकांत में पूर्वोक्त आलिंगन चुंबन आदि क्रियाओं से संभोग के लिए उत्तेजित करें। फिर क्रम से लेटी हुई नायिका के आंचलों को हटाकर नीवी की गांठ खोलकर उससे संभोग क्रिया आरंभ करें। इस प्रकार सूरत क्रिया करें। इसके बाद अब रतावसानिक क्रियाओं का वर्णन करते हैं। रति क्रिया के बाद राग यानी प्रेम काम का अनुभव कर अपरिचितों के समान लज्जा के साथ परस्पर एक दूसरे को ना देखते हुए अलग अलग शौचादि क्रिया करने के लिए मूसल खाने में जाए यानी वॉशरूम में जाए। तदनंतर शौचादि से निवृत्त होकर लज्जा का भाव त्याग कर किसी उचित स्थान पर बैठकर तांबूल का सेवन करे। इसके बाद नागरक यानी नायक स्वयं नायिका के शरीर पर अनुराग प्रदर्शित करने के लिए स्वच्छ चंदन का लेप करे अथवा अन्य किसी सुगंधित द्रव्य का लेप करे, फिर अपने शरीर पर लेप करे। इसके बाद नायक अपनी बाईं भुजाओं से नायिका का आलिंगन कर दाहिने हाथ में मदिरा का प्याला पात्र लेकर मीठी मीठी बातें करते हुए मदिरा पान कराए। फिर जलपान पौष्टिक पेय अथवा पौष्टिक मिष्टान्न अथवा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कोई खाद्य पदार्थ दोनों खाए, अथवा दिशाचार और ऋतु के अनुसार पानक रस, जूस, अम्ल, भुने हुए मांस आदि, आम के फल, सूखा मांस और शर्करा यानी चीनी युक्त संतरे का रस आदि पदार्थ देश परंपरा के अनुसार सेवन करें। फिर उसके बाद ये बहुत मीठा है, ये कोमल और स्वादिष्ट है, ये बहुत अच्छा है, इस प्रकार चक चक कर प्रशंसा कर कर नायिका को खिलाए। तदनंतर चांदनी का आनंद लेने के लिए दोनों बासगृह की छत पर जाकर एक सुंदर आसन पर बैठे। फिर वहां बैठकर दोनों परस्पर प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करें। फिर नायक की गोद में बैठकर चांदनी की छटा को देखती हुई नायिका से नायक नक्षत्र मालाओं का परिचय देते हुए ये अरुंधति तारा है, ये ध्रुव तारा है, इधर सप्तर्षि मंडल है, ये कहकर दिखाए। इस प्रकार रतावसानिक प्रकरण समाप्त हुआ। तो उस समय तारामंडल के बारे में भी लोग जानते थे। रति क्रिया के अवसान में भी माल्यादि धारण, तांबूल भक्षण, मद्यपान, पान का रस सेवन, प्रेम भरी मीठी मीठी बातें आदि, चंदना दोनों लेप आदि उपचारों से बड़ी हुई प्रीति विश्वास युक्त विश्वसनीय चर्चाओं के योग से उत्कृष्ट रति उत्पन्न करती है। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि रति क्रिया समाप्त हो जाने पर भी पुष्पमाला धारण, सुगंधित द्रव्य के सेवन, चंदना दुलेपन, मद्यपान, पानक रस के सेवन, मीठी मीठी एवं विश्वास की बातों से प्रीति अर्थात नायक नायिका का प्रेम बढ़ जाता है और दोबारा संभोग की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होती है। परस्पर प्रीति प्रेम को उत्पन्न करने वाले अपने अनुकूल आलिंगनादि भावों के अनुसरण से क्षण भर में नाराज होकर मुख फेर लेने से और क्षण भर में ही परस्पर प्रेम भरी निगाहों से देखने से रति यानी संभोग की इच्छा बढ़ती है। हल्लीसक नृत्य गायन, रासलीला आदि देखने से, राग से चंचल और अश्रुपूर्ण नेत्रों से चंद्रमंडल को देखने से संभोग की इच्छा यानी रति बढ़ती है। रासलीला मतलब आपको पता ही होगा, ये रासलीला कृष्ण की रासलीला की ही बात हो रही है यहाँ पे। मतलब रासलीला वही है जो कृष्ण रासलीला करते थे। मैंने पिछले पुराण में भी पढ़ा है, मेरे पुराण के भी बुक के वीडियो सब देख सकते हैं। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि परस्पर प्रीति को उत्पन्न करने वाले आलिंगन चुंबन आदि भावों के अनुसरण से रति की कामना बढ़ती है। कभी कभी किसी बात पर नायिका नाराज हो जाती है, किंतु दूसरे ही क्षण दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, जिससे रति की भावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब दोनों हल्लीसक नृत्य यानी स्त्रियों का मंडलाकार सामूहिक नृत्य और रासलीला देखते हैं और गाना सुनते हैं तो भी दोनों का राग बढ़ जाता है।
एक नायक के साथ स्त्रियों का मंडलाकार सामूहिक नृत्य हल्लीसक कहा जाता है, जैसा कि कहा जाता है। इस प्रकार नाटक आदि देखने, मधुर गीत के श्रवण सुनने से राग बढ़ जाने के कारण नेत्र चंचल हो जाते हैं और आँखों में आंसू आ जाते हैं। इससे रति की कामना बढ़ती है। प्रथम दर्शन होने पर जो मनोरथ मन में उदित हुए थे और फिर वियोग के समय जो दुख हुआ था, उन सब बातों के परस्पर कथन से प्रेम बढ़ता है। इन सब बातों के कीर्तन के बाद परस्पर प्रेम से आलिंगन चुंबन करने से उन भावों से युक्त युवकों का राग बढ़ता है। आचार्य वात्स्ययन का कथन है कि नायक और नायिका के मन में जो जो भाव उठे थे, जो जो कल्पनाएं मन में थी, भाव ये है कि नायक नायिका का जब प्रथम मिलन होता है उस समय दोनों के मन में तरह तरह के भाव, तरह तरह की कल्पनाएं उठती है। युवक युवतियाँ उन कल्पनाओं में डूबकर आत्मविभोर हो जाते हैं। इसी प्रकार जब दोनों का प्रथम बार वियोग हुआ था उस समय कितना कष्ट हुआ था, कितनी व्यथा हुई थी वियोग की अग्नि से, कितना संतप्त था, इन सब बातों की चर्चाओं से भी अनुराग बढ़ता है। इसी प्रकार परस्पर आलिंगन चुंबन आदि क्रियाओं के करने से भी उन भावों एवं कल्पनाओं से युक्त युवतियों में परस्पर राग प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार रता रंभा वसानिक नामक इतना प्रकरण समाप्त हुआ। रता रंभिक और रतावसानिक कर्तव्यों के वर्णन के पश्चात आचार्य अब रत विशेष का वर्णन करते हैं। रागवत, आहार्य राग, कृत्रिम राग, व्यवहित राग, पोटारत, खलरत और अयंत्रित रत, ये 7 प्रकार के रत विशेष अनुराग के प्रकार हैं। नायक नायिका के प्रथम दर्शन से ही दोनों में राग प्रेम बढ़ जाने पर, अनेक प्रयत्नों के बाद समागम होने पर अथवा परदेश से लौटने पर, प्रणय कलह से वियोग फिर संयोग होने पर जो राग होता है उसे रागवत राग कहते हैं। इस प्रकार राग की तीव्रता बढ़ जाने पर अपनी इच्छानुसार जब तक संभोग में रत रहते हैं तब तक कुछ भी नहीं सहन कर पाते। आचार्य वात्स्ययन का कथन है कि नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार में ही दोनों की आंखें मिलने पर, दोनों के हृदय में राग प्रेम बढ़ जाने पर, अनेक प्रयत्नों के बाद जैसे तैसे मिला होता है उस समय, अथवा किसी कारणवश नायक के परदेश चले जाने पर चिर विरह के बाद जब परदेश से लौटता है उस समय समयानुसार किसी समय किसी कारणवश दोनों में प्रणय कलह से वियोग होने के कुछ दिन बाद दोनों के पुनः मिलन होने पर जो राग की तीव्रता बढ़ जाती है उसे रागवत राग कहते हैं। इस प्रकार राग के बढ़ जाने से नायक नायिका दोनों अपनी इच्छानुसार तब तक संभोग रत में प्रवृत्त रहते हैं जब तक उनकी तृप्ति नहीं होती। ये राग सर्वोत्तम होता है। मध्यम राग वाले नायक नायिका के मिलन से जो राग उत्पन्न होता है उसे आहार्य राग कहते हैं। उस समय नायक को आलिंगन आदि 64 कलाओं के यथावसर यथानुकूल प्रयोग से नायिका की काम वासना को जगा जगा कर संभोग रत में प्रवृत्त होना चाहिए। नायक नायिका के अन्यत्र आसक्त होने पर, अर्थात जब नायक किसी दूसरी नायिका पर आसक्त हो और नायिका किसी दूसरे पुरुष में आसक्त हो, ऐसी स्थिति में जब नायक नायिका किसी प्रयोजन से परस्पर संभोगरत हो तो उसे कृत्रिम राग कहते हैं। जब कृत्रिम राग में नायक को काम शास्त्रीय आलिंगन चुंबन आदि समस्त उपायों का प्रयोग करना चाहिए। उस कृत्रिम राग में नायक को आलिंगन चुंबन आदि समस्त उपायों का प्रयोग करना चाहिए। जब नायक हृदय की प्यारी अत्यंत प्रिय प्रेमिका को मन में रखकर किसी दूसरी नायिका के साथ आरंभ से लेकर स्खलित होने तक, रतावसान तक संभोग का सभी व्यवहार करता है, उसी प्रकार नायिका भी अपने प्राण प्रिय अभिष्ट प्रेमी को मन में ध्यान कर दूसरे नायक के साथ यथोचित संभोग व्यवहार करती है तो उसे व्यवहित राग कहते हैं। जब नायक निम्न कोटि की अधम दासियों अथवा परिचारिकाओं के साथ स्खलित होने तक संभोग में रत रहता है तो उसे पोटारत कहते हैं। ऐसी युवतियों के साथ संभोग के समय आलिंगन चुंबन आदि उपचार नहीं करना चाहिए। आचार्य वात्स्ययन के अनुसार निम्न कोटि की पानी पिलाने वाली, चौका बर्तन करने वाली नौकरानियों के साथ किए जाने वाला संभोग पोटारत कहा जाता है। जैसे कादम्बरी कथा के नायक
चंद्रापीड़ ने तांबुल वाहिनी पत्रलेखा के साथ रमण किया था, संभोग किया था। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने पोटा का अर्थ नपुंसक हिजड़ा किया है। तदनुसार उनके साथ जो मुखमैथुन किया जाता था उसे पोटारत कहते हैं। किंतु आचार्य का अभिप्राय ये नहीं है। उनके अनुसार नीच जाति की स्त्रियां नौकरानियों के साथ किए जाने वाला संभोग, यानी उन स्त्रियों के साथ किए जाने वाला संभोग पोटारत कहते हैं, पोटारत है, क्योंकि उनके साथ रत्युध्वन के लिए आलिंगन, चुंबन आदि उपचारों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ आचार्य पुरुष जैसे लक्षणों वाली जिस स्त्री की दाढ़ी मूछ आदि हो, स्त्रियों को पोटा कहते हैं। उनके साथ संभोग के लिए रत्योदक, आलिंगन, चुंबन आदि उपचारों की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार नौकरानियाँ, नीच जाति की स्त्रियाँ, मजदूर स्त्रियों के साथ संभोग के लिए आलिंगन, चुंबन आदि कामोत्तेजक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। वे तो संभोग के लिए हर समय तैयार रहती है। उनके साथ तो स्वामी का इच्छानुसार भरपूर संभोग किया जा सकता है। खलरत, उसी प्रकार वैश्या का किसी गंवार पुरुष के साथ स्वार्थ प्रयत्न संभोग करना खलरत कहलाता है। इसी प्रकार काम, कला कुशल नागरक, नायक का गंवार स्त्रियों, ग्वालिन एवं शबर, भील जाति की स्त्रियों के साथ स्खलन प्रयत्न संभोग करना खलरत कहा जाता है। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि वैश्यावृत्ति से आजीविका चलाने वाली वैश्याओं को जब कभी सभ्य ग्राहक नहीं मिलता तो वे स्वार्थवश पैसों के लोभ से किसी गंवार देहाती पुरुष से संभोग करा लेती है। इसी प्रकार की संभ्रांत घर की कुछ घरेलू स्त्रियां भी कामातुर होने पर निकृष्ट कोटि के पुरुषों, नौकर चाकरों से संभोग कराकर अपनी काम वासना शांत करती है। इस प्रकार के रत को खलरत कहते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी कामासक्त होने पर वैश्या या कोई अन्य नायिका संभोग के लिए नहीं मिलती तो वो गंवार, देहातीन स्त्रियों, गंदी, अछूत स्त्रियों, भिखारिन स्त्रियों के साथ संभोग कर अपनी वासना शांत करता है। इसी प्रकार देहाती पुरुष शरारती स्त्रियों से और देहाती स्त्रियां शरारती पुरुषों के साथ प्रतिक्रिया करती है। इस प्रकार के रत को खलरत कहते हैं। अयंत्रित रत, नायक नायिका के बहुत दिनों से प्रेम संबंध होने के कारण दोनों के परस्पर एक दूसरे से पूर्ण परिचित एवं विश्वस्त होने से तथा दोनों के परस्पर अनुकूल होने से दोनों की संभोग क्रिया अयंत्रित रत कहलाती है। वात्स्यायन मुनि का कहना है कि नायक नायिका में परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होने से तथा उनके परस्पर परिचित एवं अनुकूल होने से जो रति की जाती है उसे अयंत्रित रत कहते हैं। इस प्रकार रत विशेष नामक इतना प्रकरण समाप्त हुआ। अब प्रणय कला प्रकरणम। आचार्य अब प्रणय कला का निरूपण कहते हैं। जिस प्रकार चिर परिचित एवं अति विश्वास होने के कारण अयंत्रित रत होता है, उसी प्रकार अत्यंत प्रेम होने के कारण दोनों में कभी कभी मतभेद हो जाता है या एक दूसरे से रूठ जाते हैं तो उसे प्रणय कला कहते हैं। अब प्रणय कला के कारण को कहते हैं बड़े हुए प्रेम वाली नायिका, सौतों का नाम लेना, सौतों के विषय में चर्चा करना अथवा भूल से सौत के नाम से अपने को बुलाया जाना आदि नायक के विपरीत आचरण को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब प्रणय कला के कार्यों को कहते हैं सपत्नियों के नामग्रह आदि में रोना धोना, हाथ पैर पटकना, बालों को बिखेरना, छाती सिर पीटना, आसन अथवा सैया से उतरकर जमीन पर लेटना, माला आभूषण आदि उतार कर फेंक देना और जमीन पर लेट जाना आदि प्रणय कला के कार्य हैं। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि नायक पर जिस नायिका का प्रेम अधिक बढ़ जाता है, जो नायक पर पूर्ण विश्वास करती है, वो नायिका यदि अपने पति नायक के मुख से अपनी सौत का नाम सुन लेती है या उसके विषय में चर्चा सुनती है अथवा नायक के उसे पुकारने के लिए सौत का नाम ले लेने पर नायक के इस अपराध को सहन नहीं कर पाती, नायिका अपने पति के द्वारा सौत के पास तांबूल आदि भेजना, उसके घर जाना, उसके साथ संभोग करना पसंद नहीं करती और नायक के ऐसा किए जाने पर बहुत नाराज होती है तथा नायक के इस अपराध को सहन नहीं कर पाती। नायक नायिका का ये कला प्रणय कला का रूप धारण कर लेता है। नायिका इस प्रकार के प्रणय कला में अपने क्रोध को दो प्रकार से प्रकट करती है, वाणी के द्वारा और क्रिया के द्वारा। ऐसा अब मत करना, खबरदार, यदि बात
फिर की इस प्रकार फटकारना बानी कला है। रोना धोना चिल्लाना आदि प्रिया कला है। शरीर का कपाना वेदना आदि आपात है। बालों को खोलकर बिखेरना नोचना खसोटना खींचना अवक्षोदन है। छाती और सिर पीटना प्रहरण है। इस प्रकार नायक के द्वारा अपराध किए जाने पर केवल रोती चिल्लाती या सिसकती ही नहीं है, बल्कि नायक के बालों को पकड़कर खींचकर हिलाती है, अपने बालों को बिखेर देती है, हाथ पैर पटकती है, सिर और छाती पीटती है, सैया छोड़कर ज़मीन पर लेट जाती है, माला और आभूषण उतारकर ज़मीन पर फेंक देती है और फिर ज़मीन पर ही सो जाती है, उसे अपने पास भटकने नहीं देती। ये सब प्रणय कला के कार्य हैं। आचार्य अब प्रणय कला में नायक के कर्तव्य का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रणय कला के समय नायक युतिपूर्वक प्यार भरी मीठी मीठी बातों से अथवा नायिका के पैरों पर गिरकर और अनुनय विनय के द्वारा उसे अपने अनुकूल करके प्रसन्नचित होकर सैया पर बैठा ले और नायक की हर बातों को अपने जवाबों से काटती हुई नायिका अत्यंत क्रुद्ध होकर नायक के बालों को पकड़कर उसके मुख को ऊपर उठाकर पैर से उसकी भुजाओं, सिर, वक्षस्थल और पीठ पर एक बार अथवा 2-3 बार ठोकर मारे, फिर दरवाजे पर चली जाए और वहाँ बैठकर आंसू बहाने लगे अर्थात रोने लगे। अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी वो नायिका दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि स्त्रियों का घर से बाहर जाना दोष माना जाता है। ये आचार्य दत्त का मत है। वहाँ दरवाजे पर नायक के द्वारा युक्तिपूर्वक मनाए जाने पर उसे प्रसन्न हो जाना चाहिए। प्रसन्न हो जाने पर भी वो तीखे वचनों से नायक को कोसती हुई प्रच्छन्न संभोग की कामना करती हुई नायक का आलिंगन करे। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि नायिका के प्रणय कला में रत होने पर नायक को चाहिए कि वो नायिका को मीठी मीठी बातों से शांत करे। जब इससे ना माने तो उसके पैरों पर गिर जाए और अनुनय विनय करके मना ले, फिर अपने अनुकूल करके अपने पलंग पर बैठा ले। इसके बाद नायक की सभी बातों का उत्तर देती हुई पहले से भी अधिक क्रुद्ध होकर नायक के बालों को पकड़कर मुंह ऊपर उठाकर अपने पैरों से सिर, हाथ, वक्ष और पीठ पर 2-4 बार ठोकर लगाए और उठकर दरवाजे पर चली जाए और वहां बैठकर रोने लगे। किंतु अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी वो दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि स्त्रियों का बाहर जाना निषिद्ध है। यह आचार्य दत्त का मत है। आचार्य का कहना है कि नायक के मनाए जाने पर वो प्रसन्न होकर नायक को खरी खोटी सुनाती हुई नायक से लिपट जाए और परिरंभन करने लगे। यदि अपने घर में रहने वाली नायिका किसी कारण नायक से झगड़ा कर ले तो उसी प्रकार पूर्वोक्त विधि से नायक के द्वारा मनाए जाने पर वो नायक के पास चली जाए। इस प्रकार प्रणय कला के अवसर पर नायक पीठ मर्द विदूषक आदि को नायिकाओं को मनाने के लिए भेजे और पीठ मर्द आदि के द्वारा मनाए जाने पर अनुनय विनय करने पर नायिका क्रोध त्याग कर उन्हीं के साथ नायक के घर चली जाए और वही नायक के साथ निवास करे। इस प्रकार प्रणय कला का प्रसंग समाप्त हुआ। इस विषय में प्रणय कला मतलब प्यार से जो झगड़ा होता है उसी को, इस विषय में श्लोक प्रसिद्ध है। इस प्रकार आचार्य बाब्रव्य द्वारा कही गई इन 64 कलाओं का उत्तम स्त्रियों पर प्रयोग करने वाला नायक सिद्धि को प्राप्त करता है। वात्स्यायन मुनि का कथन है कि आचार्य बाब्रव्य द्वारा बताई गई इन 64 कलाओं में मर्मज्ञ रसिक नायक इन कलाओं का प्रयोग करके उत्तम स्त्रियों को भी वश में कर लेता है। वात्स्यायन ने सांप्रयोगिक नामक अधिकरण में आचार्य बाब्रव्य मतानुसार 64 काम कलाओं का उल्लेख किया है। पांचाल देश में जन्म लेने के कारण इन कलाओं को पांचाली की कला भी कहते हैं। इन काम कलाओं की संख्या 64 होने के कारण इन्हें चतुष्षष्टि कला भी कहते हैं। कुछ अन्य आचार्य का कथन है कि सूरत के 64 अंग है, अतः उनका विवेचन होने के कारण इसे चतुष्षष्टि कला कहते हैं। आचार्य बाब्रव्य का कथन है कि संभोग के 8 प्रकार हैं। एक आलिंगन, दूसरा चुंबन, तीसरा नखशत, चौथा दंतशत यानी नाखूनों से काटना, दांतों से खुरेचना, संवेशन, शीतकार, पुरुष सहित और उपरिष्टक। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप पिछले चैप्टर वाले वीडियोस देख सकते हैं। इन 8 भेदों में पुनः प्रत्येक के 8-8 भेद होते हैं। इस प्रकार संभोग के अनुकूल 64 भेद हैं। इसीलिए इन कलाओं को चतुष्षष्टि कला या काम कला भी कहते हैं। इन 64 काम कलाओं में निपुण कला विदग्ध व्यक्ति काम कलाओं के प्रयोग से श्रेष्ठ सुंदरी स्त्रियों को भी वश में कर लेता है। इसके अतिरिक्त 64 कलाओं में निपुण व्यक्ति
विध्वस्त सभाओं में पूजित होता है। इन 64 कलाओं को छोड़कर अन्य शास्त्रों में पारंगत विद्वान भी विध्वस्त सभा में सम्मानित नहीं होता और अन्य शास्त्रों के ज्ञान से रहित किंतु चतुष्षष्टि कला से अलंकृत काम कला का ज्ञाता पुरुष नर नारियों की कला विषयक गोष्ठी में श्रेष्ठ होकर सम्मानित होता है। आचार्य बाभ्रव्य का मत उद्धृत करते हुए वात्स्यायन मुनि कहते हैं कि दूसरे शास्त्रों में पारंगत किंतु काम कलाओं में अनभिज्ञ पुरुष न तो विद्वत सभाओं में सम्मान पाता है और न कला गोष्ठियों में सम्मान प्राप्त करता है। यानी जिसको काम कलाओं का ज्ञान नहीं है उनको सम्मान नहीं मिलता और अन्य शास्त्रों का ज्ञाता ना होने पर भी केवल काम कलाओं में भी विशेष ज्ञान प्राप्त करने के कारण नर नारियों की गोष्ठियों में विशेष सम्मान प्राप्त करता है और लोग पूजित होता है। 64 कलाओं का ज्ञाता विध्वस्त समाज में कैसे पूज्य होता है, इस बात को कहते हैं विद्वान पुरुषों के द्वारा पूजित, खलों दुष्टजनों के द्वारा भी सम्मानित तथा नायिकाओं द्वारा भी सुपूजित इस आनंददायिनी चतुष्षष्टि कला की कौन नहीं पूजा करेगा। आचार्य वात्स्यायन चतुष्षष्टि कला की पूजनीयता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन चतुष्षष्टि कलाओं का ज्ञाता पुरुष परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान भी इसकी पूजा करते हैं क्योंकि ये 64 कलाएँ नारी की रक्षा के उपायभूत हैं। दुष्ट व्यक्ति भी जीवन में इसकी उपयोगिता समझकर इनकी पूजा करते हैं। गणिका इन 64 कलाओं को जीविका का साधन समझकर इनका आदर करती है। इस प्रकार इन आनंददायिनी कलाओं की कौन पूजा नहीं करेगा, अर्थात सभी लोग इन कलाओं का आदर करते हैं क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बनाते हैं। मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। इन चतुष्षष्टि कलाओं को आचार्य ने शास्त्र में नंदिनी, सुभगा, सिद्ध्या, शुभंकरणी और नारी प्रिया कहा है। चतुष्षष्टि कलाओं में विलक्षण व्यक्ति को कन्याएं, पराय स्त्रियां, गणिकाएं आदि सभी नारियां अत्यंत सम्मान से देखती हैं। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि लोग पूजित होने के कारण विद्वान, मूर्ख, गणिका आदि सभी इन 64 काम कलाओं का आदर सम्मान करते हैं और पूजते हैं। इसलिए इन 64 काम कलाओं का अनुष्ठान सभी वर्ग के लोगों को करना चाहिए। लोग पूजित होने के कारण ही काम शास्त्र के आचार्य ने इन काम कला को नंदिनी, आनंददायिनी, सुभगा, ऐश्वर्य और सुख सौभाग्य को प्रदान करने वाली, सिद्धा सिद्धि प्रदान करने वाली, सौंदर्यवर्धनी और नारी प्रिय अर्थात स्त्रियों को रक्षण प्रदान करने का उपाय होने के कारण विशेष सुख देने वाली होने से नारी प्रिया, नारी पूजिता और आदरणीय नामों से अभिहित किया है। इस प्रकार ये कला अनेक अर्थों की साधिका है। इसलिए कला मर्मज्ञ पुरुषों को कुमारियाँ, विवाहिता नारियाँ, गणिकाएँ और पत्नी सभी आदर सम्मान के साथ देखती है और पूजा करती है। इस प्रकार प्रणय कला नामक इतना व प्रकरण समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।